हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जय शिरपरा और आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर में आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को लोअर स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट लीव्स के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट ही वो ऑर्गेनेल है जिनकी वजह से प्लांट अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर पाता है। इसीलिए हमने प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहा है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम क्लोरोप्लास्ट करता है। CO2 और वाटर का यूटिलाइजेशन करके ये फूड प्रोडक्शन का काम करता है। इसका एग्जैक्ट लोकेशन है ये लीव्स में पाए जाते हैं। पर एग्जैक्टली लीव्स में कहा तो लीव्स के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। आप लोगों ने प्लांट में जो लीव्स हैं उनकी एनाटॉमी पढ़ी थी। मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ की एनाटॉमी आप पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा कि लिव्स के बहुत सारे सेल्स होते हैं। जैसे एपिडर्मल सेल होते हैं लिव्स के अंदर, वास्कुलर टिश्यूज के भी सेल्स होते हैं। पर क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन प्लांट में लीव्स के अंदर मीजोफिलिक नाम के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। मीजोफिलिक सेल्स को मीजोफिलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि मीजो मतलब मिडल और फिल मतलब रिलेटेड विथ लीव्स, क्योंकि ये सेल्स लीव्स के मिडल में आए हुए हैं। ये रीजन है कि इनका नाम मीजोफिलिक क्यों है। मीजोफिलिक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन हम जानते हैं, ये प्लांट का किचन है और ये फूड प्रोडक्शन का काम करता है। अगर हम शेप की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ओवल शेप का एक क्लोरोप्लास्ट दिखाया है, पर क्लोरोप्लास्ट के शेप फिक्स नहीं होते। डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीशीज होती है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट देखने को मिलते हैं और खास करके इनकी शेप की जो डाइवर्सिटी है वो आप आल्गी की स्पीशीज में बहुत क्लियर कट देख पाएंगे। आल्गी की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ कुछ आपको शेप दिखाया कि किस शेप के क्लोरोप्लास्ट जनरली पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला शेप तो आपको फिगर में ही दिख रहा है, ओवल शेप। लेंस शेप के भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ओवल शेप, स्फीयरिकल शेप, डिस्कोइड शेप एंड दी रिबन शेप। तो ये है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स के क्लोरोप्लास्ट। लोकेशन देख लिया हमने, शेप देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये जो ऑर्गेनेल है उसकी साइज क्या होती है? तो लेंथ की अगर बात करूं तो 5 to 10 mm, और अगर हम विड्थ की बात करें तो 2 to 4 mm की इसकी विड्थ होती है। ये हमने साइज की बात की, अब नंबर की बात करते हैं। एक सेल में, एक सिंगल सेल में ये कितने नंबर में प्रेजेंट होगी? तो क्लेमिडोमोनास की बात करें, क्लेमिडोमोनास को यूनिसेल्युलर आल्गी में क्लासिफाई किया है और कुछ साइंटिस्ट ने क्लेमिडोमोनास को अंडर द प्रोटिस्टा किंगडम क्लासिफाइड किया है। क्लेमिडोमोनास यूनिसेल्युलर है तो इसके सिंगल सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट है, एक सिंगल सेल, और उसके अंदर भी एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट। जबकि मीजोफिलिक सेल की हम बात करें, मीजोफिल सेल लीव्स के सेल को कहा जाता है, एक सिंगल सेल में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब ये जो नंबर है वो क्लेमिडोमोनास के नंबर के साथ अगर कंपेयर करें तो क्लेमिडोमोनास में काफ़ी कम नंबर में क्लोरोप्लास्ट होती है। मेसोफिलिक सेल में इसके नंबर काफ़ी हाई है। ये वेरिएशंस नंबर का हमने देख लिया और अब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। अब हम क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं मेम्ब्रेन सिस्टम। क्लोरोप्लास्ट को दो मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है ये ऑर्गेनेल। इस ऑर्गेनेल को एक नहीं दो मेम्ब्रेन से प्रोटेक्ट किया गया है। सबसे बाहर के मेम्ब्रेन को हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और यहाँ पर फिगर में आपको आउटर मेम्ब्रेन दिखाया है। ये जो मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन है और इसके बाद अंदर के मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं और इनर मेम्ब्रेन जो है वो ये वाला है। तो यहाँ पर दोनों मेम्ब्रेन बहुत ही क्लियर कट फिगर में दिख रहे हैं। वापस से एक और बार देखते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ रहा और इनर मेम्ब्रेन जो है वो ये रहा। तो आउटर एंड इनर दो मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन है क्लोरोप्लास्ट को। मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो हमने देख ली। अब देखते हैं इनर मेम्ब्रेन को। इनर मेम्ब्रेन कैसा होता है? सबसे अंदर के मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन ये रहा। तो ये जो पूरा मेम्ब्रेन यहाँ दिखाया उसको मैं एक अलग कलर से दिखाता हूँ। ये जो मैं हिस्सा बना रहा हूँ वो इनर मेम्ब्रेन का है। तो जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो
लेस परमिएबल होता है, जिसका मीनिंग ये होगा कि भाई आउटर मेम्ब्रेन जो ये यहाँ पर है वो मेजोरिटी मटेरियल को, सब्सटेंसेस को अंदर एंट्री दे देता होगा, पर इनर मेम्ब्रेन चौकीदार की तरह है, गार्ड की तरह है, वो सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही परमिशन देता है अंदर एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए। इसी वजह से यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया है कि इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है। स्ट्रोमा, इसके अंदर जो स्पेस है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। इनर मेम्ब्रेन की वजह से एक स्पेस यहाँ पर क्रिएट होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस तरीके से एक क्लोरोप्लास्ट को फॉर्म करूँ, ये सपोज इसका इनर मेम्ब्रेन है, सपोज ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन की वजह से अंदर एक स्पेस का क्रिएशन हुआ। ये जो स्पेस है उसी के लिए हम वर्ड स्ट्रोमा यूज कर रहे हैं। स्ट्रोमा के अलावा भी बहुत से वर्ड हमने यूज किए थे, मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस। तो यहाँ पर एक स्पेस है, उसी स्पेस के अंदर छोटे छोटे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इस तरीके के, और उनके बीच में स्पेस क्रिएट हो रही है। इन्हीं के लिए हम वर्ड स्ट्रोमा यूज करेंगे। तो स्ट्रोमा एक स्पेस है जो इनर मेम्ब्रेन की लिमिटेशन की वजह से बनती है, उसकी बाउंड्री की वजह से बनती है। उसके बाद है थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड किसे कहते हैं? तो पहली चीज तो ये कि हमने कहा कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन से बना स्ट्रक्चर है। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन को कोई और कलर से दिखाते हैं, ये उसका इनर मेम्ब्रेन है। तो ये डबल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होता है, इसको दो मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर इस तरीके के कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कॉइन का किसी ने बंच बना के अंदर रख दिया हो या बिल्डिंग्स बना के रख दी हो। तो यहाँ पर किसी एक बिल्डिंग से मैं एक सिंगल कॉइन को अगर उठा लूँ तो इसी को मैं थाइलेकॉइड कहूँगा। ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो है उसी को कहते हैं थाइलेकॉइड। जबकि थाइलेकॉइड से बनी हुई इस बिल्डिंग को, इस बंच को हम क्या नाम देंगे? ग्रेनम। सिंगल के लिए हम ग्रेनम वर्ड यूज करेंगे, और हम प्लूरल बहुत सारी होगी तो फिर हम लोग वर्ड यूज करेंगे इसके लिए ग्रेना। तो यहाँ पर एक एनिमेटेड और एक फिगर भी है कलरफुल। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक्स। इन्होंने यहाँ पर ऐसा लिखा है कि फ्लैटन और सेक्स मतलब जिनके अंदर जगह है, थैली जैसा स्ट्रक्चर, जिसको थाइलेकॉइड का। और सिंपली हम अपने लैंग्वेज में अगर बात करें तो इस तरीके के जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है उसी को हम क्या कह रहे हैं? थाइलेकॉइड। तो ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम थाइलेकॉइड कह रहे हैं। ऐसे बहुत से कॉइन रिपीट होते हैं, तो इस तरीके की कॉइन की बिल्डिंग्स बनती है। इन बिल्डिंग्स में से जो सिंगल यूनिट है उसी के लिए हम वर्ड थाइलेकॉइड यूज कर रहे हैं। आपको फिगर में भी थाइलेकॉइड दिखाया है पर उसमें क्लियर कट नहीं दिख पा रहा, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पर आपको ड्राइंग करके दिखाया कि थाइलेकॉइड किसे कहेंगे। थाइलेकॉइड वो यूनिट है जिनके रिपीटेशन से बंच क्रिएट होता है, और उस बंच को हम क्या कहते हैं? ग्रेना। ग्रेना किसे कहते हैं? तो इस तरीके के बहुत से बंच क्रिएट होते हैं। आप देखेंगे तो ये कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर के ग्रुपिंग की वजह से इस तरीके के बिल्डिंग्स क्रिएट होती है, और इन बिल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेना। पर ग्रेना जो वर्ड है वो प्लूरल वर्ड है। बहुत सारी बिल्डिंग्स को एक साथ ग्रेना के नाम से जाना जाता है, फिर अगर मैं सिंगल बिल्डिंग के लिए वर्ड यूज करूं तो इस सिंगल बिल्डिंग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ग्रेनम। तो यहाँ पर जैसे आपको फिगर में दिखाया है, ये जो सिंगल बिल्डिंग है बहुत सारे कॉइन से बनी, उसी को हम कहते हैं ग्रेनम, और ग्रेना प्लूरल वर्ड है। तो थाइलेकॉइड्स का अरेंजमेंट इस तरीके से है कि पाइल्स ऑफ कॉइन जैसा स्ट्रक्चर बनता है, कॉइन्स की बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है। उन्हीं के लिए हम ग्रेना वर्ड यूज करें, बहुत सारे के लिए ग्रेना वर्ड यूज करते हैं,
पर अगर सिंगल बिल्डिंग की या सिंगल पाइल की बात कर रहे कॉइन की तो हम वर्ड ग्रेनम यूज करेंगे। उसके बाद है स्ट्रोमा लेमेला। यहाँ पर आप फिगर को देखिए, फिगर थोड़ी कुछ ज़्यादा ही क्लियर है। यहाँ टू डायमेंशनल व्यू में फिगर दिखाई है, इसलिए कुछ ज़्यादा क्लियर कट हमें दिख पा रहा है। फ्लेट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स को स्ट्रोमा लेमेला कहते हैं, पर स्ट्रोमा लेमेला दिखा उससे पहले आप देख लो, ये सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे हम थाइलेकोइड कहते हैं। मैं वापस बता रहा हूँ एक बार, ये सिंगल कॉइन को, इस सिंगल कॉइन को हम थाइलेकोइड कहेंगे। पर ये सिंगल कॉइन बार बार रिपीट होता है और उससे इस तरीके का एक बिल्डिंग बन जाता है कॉइन का, जिनको हम ग्रेनम कहेंगे। स्टैक ऑफ थाइलेकोइड और द पाइल्स ऑफ कॉइन लाइक अपीयरेंस, ग्रेनम। बहुत सारे ग्रेनम हो गए ऐसे, जैसे एक ग्रेनम, दूसरा ग्रेनम, ये थर्ड एंड द फोर्थ, तो हम वर्ड ग्रेना यूज करेंगे बहुत सारों के लिए, प्लूरल, ग्रेना प्लूरल वर्ड है। ये जो स्पेस इनके बीच में प्रेजेंट है, ये जो स्पेस है यहाँ पर, उन स्पेस को हम स्ट्रोमा कहेंगे, जहाँ एक्वस फ्लूइड भरा हुआ है, वाटरी फ्लूइड भरा हुआ है, जिसके अंदर वाटर मेन एलिमेंट है। और एक और चीज़ की, थाइलेकोइड जो होता है उसके अंदर स्पेस होती है, तो ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हमने थाइलेकोइड कहा था। थाइलेकोइड के अंदर स्पेस होती है और स्पेस के लिए जनरल हम वर्ड यूज करते हैं ल्यूमेन। इनसाइड ऑफ थाइलेकोइड, थाइलेकोइड के अंदर आप देखेंगे तो थाइलेकोइड अंदर से खोखला है, अंदर से होलो है, अंदर उसके ल्यूमेन है, स्पेस है। थाइलेकोइड की जो दीवारें होती है उसी के अंदर हमें क्लोरोफिल नाम का मटेरियल देखने को मिलता है और वही रिस्पॉन्सिबल है फूड प्रोडक्शन के लिए। तो स्ट्रोमा लेमेला किसे कहते हैं? इस पोर्शन को स्ट्रोमा लेमेला कहते हैं। देखिए, दो कॉइन की जो बिल्डिंग्स है जिनको हम ग्रेनम कहते हैं, दो ग्रेनम को आपस में एक बैंड जोड़ के रखता है। इस रेड कलर के बैंड को हम कहेंगे स्ट्रोमा लेमेला। इसी बैंड का नाम है स्ट्रोमा लेमेला। क्योंकि लेमेला इसलिए क्योंकि ये फ्लैट मेम्ब्रेनस सिस्टम है, लेमेला मतलब शीट्स, और स्ट्रोमा इसलिए क्योंकि वो एग्जैक्टली जो स्पेस है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं वहाँ से पास हो रहा है। ये बैंड आप देखिए स्ट्रोमा से पास हो रहा है, इसलिए इसका नाम स्ट्रोमा लेमेला रख दिया। इसका काम क्या है कि जो नज़दीक नज़दीक के एडजेसेंट जो ग्रेना होते हैं, ग्रेनम होते हैं, उनको आपस में जोड़ना, कनेक्ट करना। तो ये हमने बात की स्ट्रक्चर की कि क्लोरोप्लास्ट का एग्जिट स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम बात करते हैं ल्यूमेन की। ल्यूमेन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि थाइलेकोइड जो होता है वो अंदर से होलो होता है, उसके अंदर स्पेस होती है और स्पेस को ऑलवेज हम ल्यूमेन कहते हैं। तो यहाँ मैं एक थाइलेकोइड बनाता हूँ। थाइलेकोइड की ये दीवार है, उसकी दीवार को ग्रीन में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो थाइलेकोइड होता है उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का मटेरियल होता है। ये जो ग्रीन कलर की मैंने दीवार बनाई, यहाँ इसके अंदर, दीवार के अंदर क्लोरोफिल होगा। पर अगर अंदर की तरफ में जाऊँ तो यहाँ एक स्पेस है और इसी स्पेस को मैं ल्यूमेन कहूँगा। थाइलेकोइड के अंदर एक स्पेस होती है, थाइलेकोइड अंदर से खोखला होता है, बलून जैसा, तो इस वजह से उसका नाम हमने ल्यूमेन रखा है, क्योंकि स्पेस को ऑलवेज ल्यूमेन वर्ड दिया जाता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स को हमने कंप्लीट कर लिया और अब देखते हैं एक इंटरेस्टिंग जनरल इंफॉर्मेशन जो क्लोरोप्लास्ट से जुड़ी हुई है। फंक्शन ऑफ स्ट्रोमा एंड द कंटेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले फंक्शंस को देख लेते हैं। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स। स्ट्रोमा जो है, ये जो स्पेस प्रेजेंट है, ये सारी स्पेस है, देखिए ये सारी स्पेस है जहाँ कुछ भी नहीं है। ग्रेनम की अरेंजमेंट के बाद जो जगह बच जाती है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं और वहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, एक्वस फ्लूइड जिसे कहा जाता है, और यहाँ पर एंजाइम्स आए हुए हैं। ये एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि शुगर और प्रोटीन को क्या करते हैं, सिंथेसाइज, प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटीन प्रोडक्शन और शुगर प्रोडक्शन का काम यहाँ पर एग्जैक्टली स्ट्रोमा में होता है और उसके लिए एंजाइम्स भी यहाँ आए हुए हैं। वैसे तो क्लोरोप्लास्ट का एग्जैक्ट फंक्शन हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसका काम फूड प्रोडक्शन का है और वो भी
सनलाइट की प्रेजेंस में। अब हम क्लोरोप्लास्ट की इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस के बारे में देखने वाले हैं कि क्लोरोप्लास्ट कंटेंट क्या करता है। क्लोरोप्लास्ट का कंटेंट तो हमने देख लिया, पर यहाँ कुछ यूनिक कंटेंट की हम बात कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। देखिए यहाँ रहा, ये कुछ वैसा ही डीएनए होता है जो जनरली बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, पर यहाँ पर हमें क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ राइबोसोम, ऑर्गेनेल के अंदर भी ऑर्गेनेल्स। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है, पर उसके अंदर राइबोसोम नाम की ऑर्गेनेल्स भी हैं। तो देखो आपको यहाँ पर दिखाया कि राइबोसोम जैसी ऑर्गेनेल्स भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। वो भी किस तरीके का राइबोसोम? यहाँ पर जो राइबोसोम पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में जैसा राइबोसोम होता है, ठीक वैसा राइबोसोम होता है। क्लोरोफिल तो आपको पता है कि क्लोरोफिल थाइलेकॉइड में होता है, क्लोरोफिल तो यहाँ पर प्रेजेंट होता ही है, मैं बता चुका हूँ। राइबोसोम्स कौन से होते हैं? तो राइबोसोम्स स्मॉलर होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम्स जो 80S से छोटे होते हैं। और ये राइबोसोम जो 70S वाले होते हैं वो जनरली बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं। तो वैसे मैं देखूँ तो क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरियल सेल से काफ़ी रिजेंबल करता है, क्योंकि एक तो इसमें 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स है और दूसरा इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है जिसको जनरली प्लास्टिड कहा जाता है, और वो भी बैक्टीरियल सेल में मेजोरिटी देखने को मिलता है। ये रीज़न है कि बैक्टीरियल सेल और क्लोरोप्लास्ट में कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मिलती जुलती हैं। कई साइंटिस्टों का कहना है, जो इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं, उनका कहना है कि सेल्यूलर इवोल्यूशन की अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट हो सकता है कि पास्ट में एक प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया हो, उसने यूकैरियोटिक सेल के साथ सिम्बायोसिस किया होगा, वो उसके साथ उसे हेल्प करने के लिए रहने लगा होगा, और फिर धीरे धीरे उसकी पर्सनल आइडेंटिटी लूज करके वो ऑर्गेनेल बन गया होगा, ऐसा माना जाता है। इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट के लिए कई लोग वर्ड यूज करते हैं सेल विदिन अ सेल। अगर मैं ऐसा कहूँ कि क्लोरोप्लास्ट एक प्रोकैरियोटिक सेल था, तो ये सेल अभी फिलहाल यूकैरियोटिक सेल के अंदर आया हुआ है, इसलिए इसके लिए और एक वर्ड है सेल विदिन अ सेल। यही सेम चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी बोली जाती है। क्लोरोप्लास्ट को और माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाता है, क्योंकि ये ऑर्गेनेल अपना हाफ कंट्रोल खुद से करती है, और बाकी का जो हाफ कंट्रोल है वो न्यूक्लियस के हाथ में होता है, जिस सेल के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देखी वो क्लोरोप्लास्ट की थी। इसके स्ट्रक्चर को देखा, इसके फंक्शन को देखा, और लास्ट में इसकी कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन हमने देखी। और यहाँ पर इस लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे।